हेलो दोस्तों। तो वीडियो के इस पार्ट में जब हम लोग जान चुके हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मेंस एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग लास्ट पे पार्ट ऑफ वीडियो में जो वीडियो सीरीज हमने बनाया इसके लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा। हमने देखा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, ठीक है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। अब ये जो पेपर है ये एक दिन में होते हैं दोनों पेपर। इनका टाइमिंग, एक पेपर मॉर्निंग में होता है फर्स्ट हाफ में 9:30 से 11:30, और सेकंड पेपर जो होता है वो सेकंड हाफ में होता है अराउंड 2:30 से 4 आई थिंक, या 2:30 से 4:30 ऐसे कोई टाइमिंग, ठीक है। तो 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स ईच। पेपर 1 में क्या होता है कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको कट ऑफ एक होता है जो पिछले कुछ सालों में आप पकड़ लीजिए 85 टू 105 के जो वेरी कर रहे हैं लास्ट 3 साल में। 87 भी रह चुका है एक बार, तो जस्ट टू गिव एन आइडिया। और जो प्रीलिम्स पेपर 1 जितने भी वैकेंसीज होते हैं, सपोज देर आर एक्स वैकेंसीज और लेट्स से 100 वैकेंसीज, तो उसके हिसाब से दे कॉल 1200 टू 1300 पीपल फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अगर 100 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी है तो 12,000-13,000 लोग को बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए, सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द वैकेंसी। जैसे कि 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 वैकेंसीज थे, तो 13,090 लोगों को प्रीलिम्स क्लियर किया गया, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स जो उसमें जो मार्क्स जो रैंक आता है प्रीलिम्स में, जो सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज से है, ठीक है। वो मार्क्स मेनली पेपर 1 का ही लिया जाता है, मेनली क्या पेपर 1 का ही लिया जाता है। बट पेपर 1 का मार्क्स डिसाइड हो आपका, जिससे आपका डिसाइड हो कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है कि नहीं किया है, उसके लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी पेपर 2, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। देन आपका पेपर 1 का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स, ठीक है। उसमें भी कट ऑफ डिसाइड होगा जो कि बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे डिसाइड किया जाएगा। कि जैसे समझिए 13,090 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो 13,090 बच्चे का जो मार्क्स आया वो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा हर कैटेगरी के लिए। ऐसे ऐसे जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, सब कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स है, उन कैटेगरी के जो लास्ट बच्चे जो लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में, उनका जो मार्क्स है दैट विल बी कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बाकियों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना होगा, ओके। देन प्रीलिम्स एग्जाम के हम लोग ने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं जनरली, और उनमें से क्या क्या टॉपिक, कुछ कुछ जगह हमने डिस्कस किया था, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत ही कोर पार्ट है प्रीलिम्स एग्जाम का, या फिर मेंस एग्जाम का भी। प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमी से आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जो हम लोग जब प्रीलिम पेपर को एनालाइज करेंगे, आने वाले समय में हम लोग प्रीलिम्स का पेपर भी एनालाइज करेंगे 1 या 2 साल का, तो उसमें आपको इंसाइट मिलेगा कि कैसे वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो पेपर 2 है वो मेनली क्वान्टिटेटिव माने मैथ्स, इंग्लिश, अगर सीरियसली से बताओ, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सारे मुद्दों पे क्वेश्चंस पूछता है। उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में, और उसमें ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और दोनों में पेपर 1 पेपर 2 में एनी आंसर आप इनकरेक्ट मार्क करते हो तो उसका माइनस, उनका 1/3 मार्क्स जितना क्वेश्चन का है उतना नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया क्वालिफाइंग नेचर का है। सो अब हम लोग देखते हैं मेंस के बारे में। प्रीलिम्स हम लोग जान लिए, नाउ विल डिस्कस इन दिस पार्ट मेनली, जो इस पार्ट ऑफ वीडियो का फोकस है कि मेंस एग्जाम क्या है। मेंस एग्जाम से पहले क्या होता है, मेंस एग्जाम से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होता है, इसमें जो भी मार्क्स आता है उससे फाइनल रैंकिंग डिसाइड होता है। मेंस एग्जामिनेशन जो होता है यूपीएससी का, उसमें 2 कंपोनेंट है, एक रिटन कंपोनेंट, एक पर्सनैलिटी टेस्ट। जो इंटरव्यू का हम लोग बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी टेस्ट का हम लोग बात कर रहे थे, वो मेन एग्जाम का ही कंसिडरेशन माना जाता है, बिकॉज इन दोनों का जो समेशन है, टोटल मार्क्स का समेशन है, उसी में जितना जो जितने वैकेंसी है, तो 1000 वैकेंसी है, इसका 1000 रैंक आता है, वो जितना मार्क्स लाता है वो कट ऑफ मार्क्स बन जाता है, और इसी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसी की वजह से रिजर्व लिस्ट भी प्रिपेयर किया जाता है फॉर एंटरिंग इनटू डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन रैंकिंग एंड प्रेफरेंस गिवन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मार्क्स जो है मेंस एग्जाम का क्या है, 2075 मार्क्स है। 1750 मार्क्स जो है वो रिटन कंपोनेंट से पूरा किया जाता है, कन्वेंशनल ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है इसमें, और जो 275 मार्क्स है वो इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। इस एग्जाम का कोर एम क्या है, मेंस एग्जाम का जो जो मेंस एग्जाम देते हैं, सॉरी यहाँ तो मिस्टेक लिख गया, जो जो भी सर्विसेज हैं यूपीएससी के,
जितने भी सर्विसेज लिस्ट हैं उनके आधार पे जैसे 1000 वैकेंसीज निकल गई, तो रैंक और प्रेफरेंसेस के आधार पे जो सर्विस एलोकेशन है वो मेंस एग्जाम के थ्रू होता है आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया मेंस एग्जामिनेशन जो है उसके दो कंपोनेंट है, एक रिटन कंपोनेंट है, एक इंटरव्यू कंपोनेंट है। अब मेन एग्जाम जो है उसका ओवरऑल पर्पस क्या है, इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, जैसे कि ये नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है। तो ऐसा मैंने इसमें कुछ भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन से लिया है, जो मैं आपके रेफरेंस के लिए लिंक में डाल दूंगा वीडियो के, पर जिस जानकारी के लिए कि यूपीएससी ऐसा समझता है कि मेंस एग्जाम जो है वो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को एक्सेस करने चाहता है, ताकि जो बंदा जैसे जो भी स्टूडेंट को एनालाइज कर रहा है, कैंडिडेट को एनालाइज कर रहा है, फर्स्ट वो एनालाइज कर रहा है उसके अंदर ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड कैसा है, उसके अंदर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है कैंडिडेट के अंदर, उस माने सिर्फ रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डेप्थ कितना है। जैसे प्रीलिम्स में आप देखोगे कि रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फोकस्ड रहता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शंस दिए रहते हैं। मेंस के थ्रू सिंस आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको खुद से आंसर बनाने हैं, लिखने हैं, आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तो इट ऑल्सो चेक्स योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मेंस पेपर में रिटन कंपोनेंट जो है उसमें 9 पेपर्स अलग अलग होते हैं। उसमें जो आगे हम लोग देखेंगे कि 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। बाकी 7 पेपर्स जो होते हैं उनके मार्क्स ऐड होते हैं, जो कि टोटल ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, तो 250 इंटू 7 इज 1750 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली जो प्रीलिम्स का GS1 पेपर है उसी की तरह कि जो कट ऑफ मार्क्स है ओवरऑल जो मेंस का मार्क्स है, उसमें जो कट ऑफ मार्क्स जो लोग ये पेपर रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं 17-15 में, कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होता है जिससे लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल आता है, अप्रोक्सीमेटली 2x लोगों को। ठीक है, तो ये कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन अदर्स परफॉर्मेंस डिसाइड किया था, सिंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें जो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स होता है वो सबके परफॉर्मेंस पे डिसाइड किया था, उस साल सबका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बेसिस पे जितने वैकेंसी हैं, तो जो लास्ट बंदे का जैसे मान लीजिए 200 वैकेंसी है, जैसे जनरली 700-800 वैकेंसी होता है, मान लीजिए जैसे 2022 में 1000 वैकेंसी थी, तो हज़ारों बच्चे का जो मार्क्स आया वो कट ऑफ मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिटन एग्जाम के बारे में होगा। इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे, क्या एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी का, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है। पर जैसे आप लोग देखे थे कि सारा एग्जाम का जो है ना मेनली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है सारा एग्जाम। ठीक है ना, पर उस मैंने सॉरी सारा एग्जाम जो होता है उसके कुछ कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज आपको लाना पड़ता है मार्क्स। ठीक है, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। क्या ये 270 मार्क्स जो 5 जो मार्क्स है ना, ये बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है। समझ लीजिए किसी का रिटर्न पेपर में 10-20 नंबर कम आ गया, तो अगर 275 मार्क्स में अच्छा परफॉर्म करेगा तो ओवरऑल जो नेट मार्क्स बनेगा जिससे उसका सिलेक्शन डिसाइड होगा, जैसे यहाँ 2075 मार्क्स उसमें मैक्सिमम मार्क्स बनेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें रैंकिंग आएगा, तो इट कैन बी गेम चेंजर ऑल्सो। ठीक है ना, अब हम लोग जानते हैं मेंस के इंडिविजुअल पेपर्स के बारे में। अब मेंस एग्जाम जो है क्वालिफाइंग पेपर जो है उसके बारे में जानते हैं। क्वालिफाइंग पेपर कौन से, लैंग्वेज पेपर, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें होता है पेपर ए। ठीक है, पेपर ए जो होता है इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। मैक्सिमम लोग हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, पर उसके अलावा 8 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है फॉर राइटिंग एग्जाम। ठीक है, एक इंडियन लैंग्वेज पेपर आपको देना कंपलसरी है। इसका स्टैंडर्ड क्या होगा पेपर का, मैट्रिकुलेशन एंड 10th लेवल और उसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड के पेपर होंगे। ठीक है, उसका मैक्सिमम मार्क्स 300 होगा और उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 25% है, यानी मिनिमम आपको 75 मार्क्स लाएंगे तब आपका बाकी पेपर चेक होगा। ठीक है, दोनों क्वालिफाइंग पेपर में आपका मिनिमम 75 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या आता है इंडियन लैंग्वेज पेपर में, आपसे रीडिंग कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, फिर पैसेजेस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 या 5 डिपेंडिंग वेरी करता है, जनरली 5 पूछा जाता है, जिसका आपको आंसर उस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। प्रीसिस राइटिंग होता है, आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, कुछ वर्ड्स लिखे रहेंगे, 700-500 वर्ड के पैसेज दिए रहेंगे, उसको आपको 1/3 वर्ड में समराइज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना, दैट इज प्रीसिस राइटिंग। फिर यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर का पार्ट कुछ कुछ रहेगा, सेंटेंस करेक्शन रहेगा, कुछ एंटोनिम सिनोनिम रहते हैं हिंदी के, जैसे हिंदी इंडियन लैंग्वेज के, वो आपको कवर करने होंगे। फिर शॉर्ट एसेज यानी कि आपको आई थिंक 600 वर्ड का, हाँ 600 वर्ड का एक ऐसे लिखने मिलेगा, वो शॉर्ट एसेज होता है, उसका 100 मार्क्स होता है मोस्ट प्रोबेबली, 75 टू 100 मार्क्स। ठीक है, तो वो एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का। देन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, जैसे मेरा हिंदी था तो इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वालिफाइंग पेपर, जो कि मेरा हिंदी था। जनरली हर इंडियन लैंग्वेज के लिए सेम रहता है पैटर्न, इट जस्ट दैट कि लैंग्वेज अलग रहते हैं। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने हल्का ब्रीफ कर दिया। जो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो जानते भी नहीं एग्जाम, जैसे बहुत लोग तो मेंस एग्जाम के कुछ दिन पहले जानते हैं कि इस लैंग्वेज को क्या क्या कंपोनेंट है, तो मैंने आपको पहले ब्रीफ कर दिया कि अवेयरनेस बना रहना चाहिए। देन क्वालिफाइंग पेपर 2 जो होता है इंग्लिश होता है, स्टैंडर्ड होता है, सारे बच्चों को जो यूपीएससी एग्जाम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो उनको इंग्लिश पेपर देना कंपलसरी है, उसमें भी क्वालिफाई करना कंपलसरी। क्वालिफाई करना मतलब 25% मार्क्स लाना कंपलसरी, यानी 75 मार्क्स। ठीक है, उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में क्या होता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में वही कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें 5 अच्छे क्वेश्चन होते हैं,
उनके जो मार्किंग पैटर्न होता है इंग्लिश तो ज़्यादा होता है, क्योंकि इंग्लिश वाले पेपर में क्वेश्चंस कम होते हैं, ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में नहीं होते। प्रोसेस राइटिंग होता है सेम लैंग्वेज पेपर की तरह, जहाँ पे आपको पैसेज दिया रहेगा 700-800 वर्ड का, उसको 1/3 वर्ड में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देन यूसेज एंड वोकैबुलरी, ग्रामर के पार्ट होंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पूछा जाता है, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाता है, यूज ऑफ वर्ब पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। अप्रोक्सीमेट 50 मार्क्स का ग्रामर आता है। देन शॉर्ट एसे यानी कि 600 वर्ड का ऐसे लिखना है आपको, ये 100 मार्क्स का होता है इंग्लिश पेपर में। तो दिस इज द ब्रॉड पैटर्न ऑफ क्वालिफाइंग पेपर्स, ठीक है। अब क्वालिफाइंग पेपर से आपका एक्सपेक्ट मैंने उस पेपर का एम क्या है बेसिकली, देखिए ये नोटिफिकेशन में ये बात दी है, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड serious discursive prose and to express ideas clearly and correctly in English and Indian language concerned। तो सब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे या किसी भी सर्विसेज को ज्वाइन करोगे आफ्टर यूपीएससी, तो आपका सबसे प्रमुख पार्ट ऑफ द जॉब का रहेगा कम्युनिकेट करना। आप कम्युनिकेट जब वेरियस स्टेक होल्डर से करोगे या फिर इंटर डिपार्टमेंट करोगे या फिर मिनिस्ट्री करोगे, तो आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। अब सिंस इंडिया में अगर आप सिविल सर्विस में हो, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहेंगे, तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए फॉर श्योर। हिंदी का भी सेंस होना चाहिए, अगर है तो अच्छा है, वरना किसी एक इंडियन लैंग्वेज का सेंस होना चाहिए, ताकि आप जिस जगह पोस्टेड हो या फिर रीजनल एरिया पोस्टेड हो, तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से भी कम्युनिकेट कर सको, लोकल पॉपुलेशन को एड्रेस कर सको। तो एक असेसमेंट करने के लिए कि चलिए आपको लैंग्वेज का पकड़ कैसा है, अगर आपको लैंग्वेज 10th लेवल तक आती है तो बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ लिटरेचर आपके सामने पढ़ने अगर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एम ऑफ द पेपर, टू चेक दैट कि आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। देन मार्क्स हो जाए, इसमें पेपर ए और पेपर का मार्क्स काउंट नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया था रेफरेंस के लिए, दिस आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको 25% मार्क्स लाना होता है, यानी 75 मार्क्स लाना होता है ईच पेपर में। अब मेंस एग्जाम जो होता है उसमें एक और सबसे फर्स्ट पेपर जो होता है, व्हेन द मेंस एग्जाम स्टार्ट्स, तो द फर्स्ट पेपर ऑफ द एग्जाम जनरली इन द पास्ट फ्यू इयर्स इज एसे। एसे इज द फर्स्ट पेपर, ठीक है। उसको पेपर 1 बोलते हैं मेंस एग्जाम का। ऐसे मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो सेकंड लास्ट डे ऑफ द एग्जाम होते हैं, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, पेपर ए पेपर बी। बट फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम होता है पेपर 1, ठीक है। अब एसे का पर्पस जैसे वेरी क्लियर, एसे मैंने आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ पेपर क्या होता है, इसमें नेचर ऑफ पेपर सिंपल है, यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको एसे लिखना है, राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। मल्टीपल टॉपिक्स बोलता है, पर जनरली यू हैव देयर आर 2 सेक्शंस है, हमने मेंशन किया है देयर आर 2 सेक्शंस। बहुत सालों से पैटर्न सेम है। किसी साल हो सकता है यूपीएससी को लगे कि ये पैटर्न बहुत स्टैटिक हो गया, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए, तो किसी साल वो 4 सेक्शन कर दिया, बोले इस सेक्शन से 2 ऐसे लिखो, और नंबर ऑफ वर्ड चेंज कर दे, बोले कि 1000 500 वर्ड लिखो। तो इट्स अप टू यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी ने क्लियरली सिलेबस मेंशन किया ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। तो जनरली इस सेक्शन में 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है इस सेक्शन में। तो टोटल आपको कितने ऐसे लिखने पड़े, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं अभी, 1000 से 1200 वर्ड के। ईच ऐसे का मार्क्स 125 होता है, टोटल ऐसे का मार्क्स 250 मार्क्स होता है। वो मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, 25% मिनिमम लाना है, ठीक है। वो भी नहीं लाया तो ऐसे भी फेल कर देंगे आप। तो मिनिमम 25% मार्क्स लाना है आपको, और हाईएस्ट जितना भी ला सको आप, आपकी श्रद्धा के ऊपर, जितना मेहनत करो, जितना आपने अच्छे से लिखा उसके ऊपर है। तो ऐसे जो नेचर ऑफ पेपर है उसमें यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको जो टॉपिक दिया गया उससे आप एज क्लोजली एज पॉसिबल लिखें, ठीक है। अपने आइडियाज़ को एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करें, ठीक है। आपने जो भी आइडिया ऐसे में लिखना चाह रहे हो, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वो भी प्रेफर कर सकते हो आप, या फिर और कोई ऑर्डर या पैटर्न जो समझते हो, जिससे अगर ऐसे पढ़ने वाला बंदा स्टार्ट करे ऐसे पढ़ना, तो उसको फ्लो दिखे, ठीक है। यहाँ पे फ्लो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और राइट कंसाइसली, कोई भी पॉइंट आप लिखना चाह रहे हो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत करने की कोशिश ना करें। एग्जैक्ट और इफेक्टिव एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं, माने जो जैसे आपको बोलना है कि इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ प्लूरिस्टिक कंट्री, ठीक है, भी लिख सकते हो। फिर अभी लिख सकते हो कि इंडिया इज अ कंट्री विथ मेनी रिलीजन्स, विथ मेनी थॉट, मेनी आइडियाज। ऐसे बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो द बेस्ट वे यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज इन द बेस्ट एक्सप्रेशन, जितना इफेक्टिव, जितना एग्जैक्ट और जितना कंसाइज होगा, उसके एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है, ठीक है। ये ऐसे पेपर का नेचर है, जस्ट फॉर रेफरेंस। जहाँ भी आपको पूरे वीडियो में जो जो मैंने बताया, आपको कहीं भी डाउट है तो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प धीरे धीरे डाल दूंगा वीडियो के अंदर, जिसमें आप टाइम स्टैम्प को फॉलो करके एग्जैक्ट मुद्दे को देख सकते हैं, जिस मुद्दे को आपको स्टडी करना है, ठीक है। पर ये सब चीज़ को आप समझने का ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन के स्टार्ट में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल इमीडिएटली सिलेबस देखते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। पर एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के ऐसे पहलू हैं जिनको समझने में आप एग्जाम के पहले फोकस करते हो, उसकी वजह से वो नेचर ऑफ एग्जाम आपके लिए कई बार डायनामिक हो जाता है, आपको लगता है कि अच्छा इतना कुछ है। पर उसका पहले से इम्बाइब कर लोगे अपनी बॉडी के अंदर, तो यू बी वेरी कंफर्टेबल विद द फ्लो ऑफ द एग्जाम, आपको लगेगा तो रेगुलर बात है, आप बहुत ही आराम से उसको कर लोगे, ठीक है। इसी पर्पज से मेरा ये सीरीज चालू करने का मन भी ये था। देन उसके बाद मेंस एग्जाम के
जो जनरल स्टडीज पेपर है। अब देखिए हमने कौन सा मेंस एग्जाम में हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिया, क्वालिफाइंग पेपर डिस्कस कर लिया, पेपर एंड पेपर बी, देन हमने ऐसे पेपर डिस्कस कर लिया। अब जो मेंस एग्जाम का सेकंड डे होता है उस दिन 2 पेपर होते हैं, GS1 जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2, जिनको पेपर 2 और पेपर 3 भी बोलते हैं। तो ये 2 पेपर जो होता है ये सेकंड डे ऑफ मेंस एग्जाम होता है और ये जनरल स्टडीज के अंदर आता है। टोटल जनरल स्टडीज के 4 पेपर यूपीएससी के अंदर है, मेंस एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज के 4 पेपर है, ठीक है। तो पेपर 1 है जनरल स्टडीज 1, उसके अंदर अपने बात करते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हो गया, अगर आपको गौर से देखना है, समझना ब्रॉडली कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो गया हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि उसको शॉर्टकट में कल्चर याद रख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर भी कई लोग बोलते हैं इसको, तो आप कल्चर की तरफ समझ लीजिए। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा हो गया, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर सब आ गया जनरली, लेकिन मेंस एग्जाम में जो होता है दे डोंट आस्क एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन डायरेक्टली, दे कैन आस्क एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, ओके, बट दे विल नॉट आस्क एंशिएंट हिस्ट्री। ऐसा लिटरेरी वैदिक पीरियड के 4 कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। और फिर सोसाइटी के बारे में कल्चर का पूछ सकते हैं। तो हिस्ट्री में बेसिकली वही, अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ओनली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है मेंस एग्जाम के अंदर। और आर्ट एंड कल्चर का जो मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट भी है वो भी मेंस एग्जाम में है, पर वो प्रीलिम्स में सब है, पर मेंस में ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से कोई लेंदी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो आपसे, ठीक है। उनके आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, रॉकेट आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, जैसे हम लोग के टाइमिंग्स में अभी 2022 में उन्होंने पूछा था स्कल्पचर्स के बारे में, मेडिवल इंडिया की। तो बट मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकते कि हर्षवर्धन का पीरियड बताओ, ठीक है ना। उसके पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी का जैसा प्रीलिम्स का सिलेबस है लगभग वही सिलेबस है, सिमिलर एकदम सेम, आई थिंक एकदम सेम सिलेबस है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है रफली, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो आप मेंस को पूरा कवर कर लेते हो, पर क्योंकि प्रीलिम्स आपसे ऐसे नहीं पूछेगा ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बताओ, पर वो मेंस से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जियोमॉर्फिज्म का पार्ट है। तो वही फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करोगे, जियोमॉर्फिज्म आएगा, क्लाइमेटोलॉजी आएगा, ओशिनोग्राफी आएगा, ये 3 ब्रॉडर कैटेगरी है फिजिकल ज्योग्राफी के। देन ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आप रिसोर्सेज की बात करोगे, देन मिनरल्स की बात करोगे, रिसोर्सेज में आता है मिनरल्स, एनर्जी, देन आपको लगता है जब स्टार्टिंग में आप अर्थ फॉर्मेशन का बात करो तो सन और मून की बात करोगे, देन उसके बाद आप लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करोगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है। देन विल टॉक इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे तो वेदर की बात करेंगे, मानसून का बात करेंगे, इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया में कौन कौन सा वेजिटेशन है, वर्ल्ड में कितने सॉरी वर्ल्ड में कितने टाइप के वेजिटेशंस है, ठीक है, वर्ल्ड में कितने टाइप के क्लाइमेट्स हैं। देन कुछ कुछ सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फूड ये, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन ज्योग्राफी ऑल्सो। तो ये सब कंपोनेंट ज्योग्राफी के सिलेबस का जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम है, इट जस्ट दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन बोथ द एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 की मैक्सिमम 250 है, वही मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मिनिमम मार्क्स इतना आपको लाना है, वरना उस पेपर में आप फेल कर जाओगे, ठीक है ना। बहुत रेयर है कोई बच्चा मिनिमम मार्क्स भी ना लाए, बट क्वाइट पॉसिबल, तभी उन्होंने मिनिमम मार्क्स रखा है, ठीक है ना। देन जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है उसको हम लोग ऐसे, जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 को हम लोग याद करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, क्या मैं सोसाइटी वाला पार्ट मिस कर दिया पेपर 1 में। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना। तो हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 को कैसे याद रखते हैं, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को हम लोग अक्सर बोलते नहीं है, वो हिस्ट्री के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं। वी एज्यूम कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट्स हुए, पॉलिटी, एक ब्रॉडली लोग पॉलिटी बोलते हैं, एक सोशल जस्टिस बोलते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। ये 3 बॉर्डर सब्जेक्ट्स को बोलते हैं। गवर्नेंस, सॉरी 4, गवर्नेंस को भी एक सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सिंस मैंने सोसाइटी वाला पार्ट मिस कर दिया तो मैं यही थोड़ा बोल देता हूँ, क्योंकि सोसाइटी और सोशल जस्टिस जो है एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। जनरली सोसाइटी क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में जैसे आप जानते हो, इंडियन सोसाइटी में जैसे मैंने थोड़ा पहले एग्जांपल यूज़ किया था, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। हमारे अंदर काफ़ी सारा लैंग्वेज है, काफ़ी सारे रिलीजन है, सब साथ में रहते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जियोग्राफी, टेपोग्राफी, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी बहुत सारी है हम लोग कंट्री के अंदर, ठीक है। तो सोसाइटी जो है हर जगह का अलग अलग स्टाइल रहता है। ट्राइबल सोसाइटी भी एक सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी भी एक सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी भी एक सोसाइटी है, ठीक है ना। तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो जानना होता है हम लोग को। फिर वुमेन, वनरेबल ग्रुप जो होते हैं हमारे पास, वुमेन, चाइल्ड, एल्डरली, वो सब सोशल जस्टिस के अंदर आता है कि उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या रिफॉर्म्स ला रही है, उनके क्या चैलेंजेस है। सोसाइटी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे समझ लीजिए अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उसका सोसाइटी भी क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी भी क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली वी सी इंडियन सोसाइटी एज अ ब्लॉक। अब उसके अंदर क्या उसके फीचर्स है, प्लस एक्सटर्नल डेवलपमेंट की वजह से उस सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरनल चेंजेस की वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशन है उसके एग्जिस्टेंस पे। जैसे फैमिली,
वो सोसाइटी का एक यूनिट है, ठीक है। अब फैमिली में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रही है। अब जैसे फैमिली में पहले क्या, फादर मदर हेट्रोसेक्सुअल होते थे, तो जो है सेम सेक्स मैरिज इतना कॉमन नहीं था, पर आज के ज़माने में सेम सेक्स मैरिज भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट LGBTQ, ठीक है ना। तो दिस इज द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पहले लोग शादी के पहले इंडियन सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ दूसरे को देखते भी नहीं थे, जो पेरेंट्स अरेंज मैरिज करा देते थे, उसके बाद शादी के फर्स्ट फर्स्ट स्वागत पे मिलते थे। ऐसा अपने सोसाइटी में कुछ प्रेजेंस था, पर ऐसा नहीं, बहुत सब लोग ऐसा फॉलो करते थे, पर मोस्ट ऑफ द लोग इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी आइडियल्स को फॉलो करते थे। पर आजकल के ज़माने में लिव इन रिलेशन भी एक नया टाइप का फैमिली स्ट्रक्चर, एक इवोल्यूशन है। तो ये सब कंपोनेंट जो है सोसाइटी के अंदर पड़े जाते हैं। जैसे मैंने कहा सोशल जस्टिस में हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन, हेल्थ, वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि चाइल्ड, वुमेन, एल्डरली, इनके क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, उसको गवर्नमेंट एड्रेस करने के लिए क्या करती है, वो सब कंपोनेंट पेपर 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो पेपर 2 के अंदर और क्या आता है, पॉलिटी आता है। पॉलिटी में जैसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, सेम पॉलिटी यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है, एनालिसिस ज़्यादा है। एनालिसिस इन द सेंस हियर वी टॉक मोर अबाउट सुप्रीम कोर्ट केसेस, talk more about the articles, how they are implicated in a particular issue। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें इंडिया में इमरजेंसी पावर्स, ठीक है ना। इमरजेंसी पावर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसको प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लगाता है, ठीक है। अब इमरजेंसीज में फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, ये एनालिसिस हो गया। ये प्रीलिम्स से कभी नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दे सकता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 19, 20 और 21 आर वर्किंग, माने आर अवेलेबल फॉर सिटीजन और नॉट, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, पर उस पर एनालिसिस, उस पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे क्या इश्यूज हुए हैं, वो अगर यूज़ करना है तो वो मेन से पूछेगा। इट्स जस्ट द वे ऑफ डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग थिंग्स, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल सिलेबस लगभग सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। गवर्नेंस और एडिशनल एस्पेक्ट ये है कि गवर्नेंस में दे आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि पॉलिटिकल पार्ट है सच, पर गवर्नेंस को एक अलग स्टाइल से पढ़ते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द गवर्नमेंट मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग इन आवर कंट्री, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूशन का क्या पावर है, क्या फंक्शन है, ये पॉलिटिकल पार्ट, पर एक गवर्नेंस के लिए रिलेवेंट है कि हाउ डज दे इम्पैक्ट दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज इन द कंट्री, ठीक है ना। वैसे ही कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अपना एक हम लोगों ने, जब ये मूवमेंट हुआ था राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, उसके बाद ये ये लोगों का एक राइट की तरह बना दिया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको है, ठीक है। ऐसे राइट टू एजुकेशन भी एक तरह का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो इसके वर्किंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ताकि अच्छे से काम करे, ठीक है। वैसे सिटीजन चार्टर्स है, जितने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे कॉर्पोरेट भी ये कर सकती है, पर जितनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिटीजन चार्टर्स बनाती है अपने सर्विसेज और फंक्शंस के बारे में, कि आपको कितना टाइम लगेगा, आप कोई भी सर्विस चाहते हैं उसके लिए कितना टाइम लगेगा, किस क्वालिटी का सर्विस आपको मिलेगा, उसके क्या चार्जेस हैं। तो ये सब एक सिटीजन चार्टर में मेंशन रहता है। अगर सिटीजन को ग्रीवेंसेस है तो वो कहाँ अपना ग्रीवेंसेस का रिटर्सल मांग सकते हैं। तो ये सब अच्छा करना, जैसे ई गवर्नेंस भी अपने बात करते हैं आज के डेट में। जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अपने म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ये सब गवर्नेंस का पार्ट है, इसको हम लोग गवर्नेंस के अंदर अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जीएस पेपर 2। इसमें भी वो 250 मार्क्स का पेपर है। ये जितने मेंस के पेपर है, जीएस जनरल स्टडीज वाले जो 4 पेपर है, सब में 20 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। ये भी करंट पैटर्न है काफी कुछ सालों से, ठीक है। बीच में एक साल हुआ था जिस टाइम यूपीएससी ने 12.5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछ दिए थे, पर पिछले कुछ सालों से 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आता है। तो 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है, उसको 250 वर्ड में लिखना होता है। तो 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है, उसको 150 वर्ड में लिखना होता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 25% एंड 25 नंबर। 25% मैंने गलत किया, 10% है, 25 नंबर आपको मार्क्स है। 25 मार्क्स ईच पेपर में लाना है, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो जनरल स्टडीज पेपर 3, और जनरल स्टडीज पेपर 3 जो पेपर 4 भी कहते हैं, इट कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जैसे एक तो पैटर्न हम लोग का अंडरस्टैंडिंग का, GS1 को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 को लोग बोलते हैं पॉलिटी, GS3 को लोग बोलते हैं इकोनॉमी एंड GS4 को लोग बोलते हैं एथिक्स। ऐसे ये वन वर्ड नेम है, पर GS3 के अंदर इकोनॉमी बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 20 में से 9 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं। वैसे GS2 में अप्रोक्सीमेटली 20 में से 9 क्वेश्चन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मेजर कंपोनेंट है। उसके अलावा साइंस एंड टेक का भी पार्ट है। साइंस एंड टेक में जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वही सेम कंपोनेंट है। इट जस्ट दैट कि इसमें 2 चीज़ ऐड हो जाता है कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक जो है उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे एक बार पूछ दिया था कि बोस कंडेंसेट क्या होता है, ठीक है। उसके जैसे अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसमें पूछ गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, मई 2022 में। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो वर्ल्ड में हुआ है
उसके रिगार्डिंग आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या फिर इंडिया को कैसे बेनिफिट करता है, या वर्ल्ड के साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए बहुत मेजर है, तो उस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, साइंस इन डेली लाइफ का भी एक कंपोनेंट है, उसमें भी कुछ ऐसा मेजर डेवलपमेंट हुआ जो साइंस जो एक इंसान की डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो वो वाला एस्पेक्ट भी कभी कभी मेन से पूछ लेता है। ठीक है, देन उसके बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, इसको इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इन्वायरमेंट में जितने सारे एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लॉज है जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, और फिर कुछ इंटरनेशनल लॉज है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, कन्वेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन है। ठीक है, यूएन का फ्रेमवर्क है ऑन क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन के ऊपर। तो ये सारे जो लॉज है इनके ऊपर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ सकता है। सडनली आपको पूछ दिया कि सपोज आपको पूछ दिया कि मरकरी जो है एक हैजर्डस है, एक कैसा कंपोनेंट है जिससे बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो फिश, जैसे फिश अगर मरकरी पानी में गिर जाए, तो अगर फिश मरकरी को खा लिया, तो उसको अगर इंसान खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी, इंसान के बॉडी के अंदर भी मरकरी आ जाएगा। तो वो जो बायो मैग्नीफाइड होगा, जो मरकरी है, वो ऐसा मान लीजिए 10 ग्राम मरकरी गिरा, और 10 ग्राम मरकरी 10 मछली खा ली। ठीक है, और 10 मछली आप खा ली तो आपके अंदर 10 ग्राम मरकरी एक साथ आ गया, समझ लो आप, तो आपके बॉडी के लिए हैजर्डस हो सकता है। तो ये उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं वैसे। तो ये इन्वायरमेंटल चैलेंज है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको पूछ दिया कि मरकरी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि मरकरी एमिशन वर्ल्ड में कम हो, उसके लिए क्या चल रहा है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हम लोग का एक किगाली एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कुछ हुआ था। फिर ऐसे आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे अब हैजार्डस केमिकल्स का एमिशन को रोकने के लिए रोटरडैम भी है, स्टॉकहोम भी है। तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइंड है। तो ये रेफरेंस विथ लिंकेज आपको पता होना चाहिए। ओजोन के लिए क्या एग्रीमेंट है, तो ये आपको एग्जाम में यूज आते रहेंगे। ये आपको इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ना होगा मेंस के लिए। प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मेंस में यूज होता है, क्योंकि आप ऑप्शन दिए नहीं रहेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए इन्वायरमेंट के पेपर में। अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन कम से कम इन्वायरमेंट को मान के रखिए आप। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इसका एक पार्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एक रिस्पॉन्स साइकिल, एक साइकिल है कि डिजास्टर, अगर डिजास्टर है तो पहले आप प्रिपेयर्डनेस करोगे। ठीक है, मिटिगेशन करोगे, पहला कोशिश करोगे वो डिजास्टर हो ही ना, पर आपको ये प्रिपेयर करना होगा बाई चांस हो जाए तो हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड होने के बाद अगर डिजास्टर जब सामने आ गया तो रिस्पॉन्स कैसे करें उसको। ठीक है, अब रिस्पॉन्स जब हो गया, तो जब डिजास्टर वाकई हो गया सब कुछ होने के बावजूद भी, तो फ्यूचर में उससे हम क्या सीखे, उससे इवॉल्व कैसे करें, और जो डिजास्टर की इमीडिएटली बाद जैसे रिहेबिलिटेशन वाला एस्पेक्ट होता है वो कैसे करें। तो एक स्टैंडर्ड साइकिल डिजास्टर का वो समझ लोगे, और हर एक डिजास्टर का एसेंस समझ लोगे ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट है। उसमें से 2 क्वेश्चन, आप 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स आएगा हर मेंस पेपर में। फिर इंटरनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है यहाँ पे। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, अब जैसे इंडिया के बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना, तो बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस है इंडिया के, वो कोस्टल चैलेंजेस, लैंड चैलेंजेस, वो। उसके बाद टेररिज्म है। अब कितने टाइप का टेररिज्म है, टेररिज्म डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है, अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इंडिया में कैसे टेररिज्म फैला रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने कई सारे टेरर ग्रुप्स है जो कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान फंड कर रहा है उसको, पर पाकिस्तान मानता नहीं है, तो वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह ट्रीट करते हैं अपने उसको, कि जैसे लश्कर तैयबा है, अलकायदा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनका पॉलिटिकल मोटिव भी होता है, कई इनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता। तो कई जन बोलते हैं एनजीओ के थ्रू अपने इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। जैसे एफसीआर एक्ट हम लोग इसलिए लाए कि हम लोग मानते हैं कि कई फॉरेन कंट्रीज इंडिया में एनजीओ को फंड करिए इंडिया के पॉलिसी को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा है, तो वो भी एंगल सिक्योरिटी के अंदर आता है। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज में इंडिया में कौन कौन से हैं, पुलिस रिफॉर्म्स वाला एंगल भी सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, इंटरनल इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर से लेके एक्सटर्नल, मैंने एक्चुअल में डिफेंस के अंदर एक्सटर्नल डिफेंस प्रोटेक्शन आता है, बट सिक्योरिटी जो होता है वो बॉर्डर तक लिमिटेड है। तो उसमें कोस्टल गार्ड्स भी अपने इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अपने कोस्टल गार्ड्स हैं, उनका जो टेरिटोरियल वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं अपने, वो वाला एंगल भी इसमें आ जाता है। तो सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी आता है। जो साइबर, जैसे अब साइबर के थ्रू जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो जैसे हैकिंग हो रहा है, कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि महाराष्ट्र में पावर कट्स हो गया, तो ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि चाइना से वो हैकिंग हुआ है। ठीक है, अब जैसे यूएस में इलेक्शन हुआ था, एलिगेशन 2016 में कि रशिया ने इंटरफेयर किया है। तो सब सिक्योरिटी चैलेंजेस है। ठीक है, तो इस तरह से जो टॉपिक्स मैंने आपको जस्ट, क्योंकि देखिए ऐसे सिक्योरिटी बहुत बड़ा है, और वैसे सिलेबस के टर्म में देखो तो एग्जैक्ट सिलेबस में 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पर ये चीज़ जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया था कि वो कंटेक्स्ट बने कि एग्जैक्टली सिलेबस में सब में क्या क्या है। ठीक है, आई होप वो हेल्प होगा इस चीज़ से। देन मैक्सिमम मार्क्स का भी 250 है। ठीक है, इसमें मिनिमम मार्क्स 10% 25 नंबर लाना इसमें कंपल्सरी है। देन एथिक्स जीएस पेपर 4 है, जिसको एथिक्स इंटीग्रेशन एप्टीट्यूड बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लोग एथिक्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या है ना, इट्स अबाउट योर वैल्यूज, योर प्रिंसिपल्स। इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट में सिलेबस दिया हुआ है, कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, देन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विसेज लाइफ, ऐसे बहुत सारी चीज़ लिखे गए हैं कि वैल्यूज इन फैमिली, वैल्यूज इन स्कूल,
वैल्यूज इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर्स, ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे या वर्क कल्चर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए जो आपको ऑब्वियसली पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एथिक्स पेपर का एसेंस ये है ना कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट आर योर एथिक्स, हाउ इंटीग्रल यू आर, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव अगर ये समझ पाए आप, आपके अंदर जो वैल्यूज है उसको आप जानते हो, जनरली क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए सिविल सर्वेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, एज ए ह्यूमन आपके अंदर क्या वैल्यूज होने चाहिए, अगर इसका आपको क्लैरिटी है तो एथिक्स पेपर का अभी से हो गया मान लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो एथिक्स पेपर में लिखेंगे वो आपके मन से लिखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी ऐसा ही होता है कि सिलेबस से जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स को पिक करके आप खुद से अपने हिसाब से कंटेंट बनाते हो इनिशियल लेवल पे, ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करके उसी को पेपर में लिखते हो। तो इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है। इसके लिए कई सारे बुक्स आपको बहुत लोग बोलेंगे, जैसे कई लोगों को क्या है कुछ टर्म्स का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होता, काफ़ी न्यू होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए लोग रेफर करते हैं, बट ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंग्लिश भी समझते हो उस वर्ड का या गूगल सर्च करके आप समझ सकते हो, उतना सफिशियंट है पूरे एथिक्स सिलेबस को समझने के लिए। फिर आपको मनी से लिखना है सब कुछ, उसी में ज़्यादा नंबर मिलते हैं फ्रॉम योर पर्सनल एग्जाम्पल्स। इसमें बस ये है कि एग्जाम्पल्स के स्टडीज बहुत सारे यूज़ करने होंगे, जहाँ आपको लगता है सपोज आपको मिला कि डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आप समझ लो ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन आ गया, या आपको आ गया कि एग्रीकल्चर, या फिर जैसे जहाँ आप केरला का एग्जाम्पल बेसिकली यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे केरला में सोसाइटी काफ़ी वैसी है, ठीक है, जो अभी लोग काफ़ी डेवलप किए, रूरल एरिया भी अर्बन के मुकाबले डेवलप किए, ठीक है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। सपोज आप स्कूल में थे या कॉलेज में, तो आपने ऐसी कुछ घटना देखी जो आपको लगा कि एक इंसान को इस नुकसान पहुंचा रहा है, एक इंसान को बेनिफिट कर रहा है, कोई नॉन मोरल मीन्स ले रहा है, जैसे आपने किसी गुंडे को किसी को मारते हुए देख लिया। ये सब आपके जो पर्सनल एक्सपोजर है, या किसी ऑफिसर को आपने करप्शन करते हुए देख लिया, किसी पुलिस ऑफिसर ने आप पे आपके कंप्लेंट पे करने पे आपसे पैसे मांगे, ये सब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें काम आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका अवेयरनेस हुआ। सो दिस वाज अबाउट जनरल स्टडीज़ पेपर। अब इसके कुछ जनरल स्टडीज़ पेपर के बारे में यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि इन 4 पेपर को कैसे, इनका नेचर क्या है, इनका स्टैंडर्ड क्या, आप कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर, यूपीएससी इसमें सबसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो पेपर 2 to 4 जैसे मैंने बताया, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पेपर 2 होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो पेपर 5 होता है। फर्स्ट पेपर क्या होता है यूपीएससी एग्जाम में, एस्से पेपर, ठीक है। तो ये जो 4 पेपर हैं, इसमें से क्या चेक करना चाहिए, चलो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। ये पेपर ऐसे होता है यूपीएससी के अनुसार, ये पेपर ऐसे हैं सच दैट कि वेल एजुकेटेड पर्सन, एक वेल एजुकेटेड आदमी इस सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकता है विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी, ठीक है। यूपीएससी का ऐसा मानना है कि अगर आदमी पहले से वेल एजुकेटेड, 12 तक उसने अच्छे से पढ़ाई किया, कॉलेज तक उसने अच्छे से पढ़ाई किया और उसको जनरल अवेयरनेस है, तो उसको कुछ खास तैयारी करने की जरूरत नहीं यूपीएससी के लिए। पर हम लोग जानते हैं हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की अपने कॉलेज स्कूल में। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी भी, आप अवेयर हो चीज़ों से, तो वेल एंड गुड, आपको यूपीएससी का मेन एग्जाम में कोई डिफिकल्टी आना ही नहीं है, ठीक है ना। द क्वेश्चन विल बी सच दैट टू टेस्ट अ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। देखिए आप कितना सिंपल सिंपल बात लिखा है, ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। एंड विल हैव रेलिवेंस फॉर करियर ऑफ सिविल सर्विसेज। आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए, आपने आसपास कोई भी सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको उनके जगह रख दिया जाए, तो उनके करियर में जो काम का रेलिवेंस है, जो इन्फॉर्मेशन का रेलिवेंस है, उतना रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन को अगर आप क्यूरियसली लर्न कर लिए, तो आपका प्रिपरेशन हो गया एग्जाम का। इनका मतलब यही है, ठीक है। क्वेश्चन आर लाइकली टू टेस्ट कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलिवेंट इशूज। जितने भी रेलिवेंट इशूज हैं उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आज मैं आपको बोला कि समझ लीजिए एस्पिरेंट प्लीज टेल मी what is the impact on Indian rupee with the change in US फेडरल रेट, ठीक है। तो आपको वो क्लैरिटी होना चाहिए कि यूएस फेडरल रेट से इंडिया का करेंसी कैसे इंटरलिंक्ड है, कोई भी कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री के मुकाबले क्यों फॉल या क्यों इंक्रीज होगा, क्यों चेंज होगा, तभी होगा जब हम आपस में ट्रेड करते हैं या उन करेंसी का एक्सचेंज हो आपस में, ठीक है ना। तो दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। देन देयर एबिलिटी टू एनालाइज, आपको कोई भी इशू दे दिया, जैसे आपको बोल दिया कि इंडिया में जैसा अभी आर्मी का इशू हुआ था कि आर्मी में वुमेन को कमीशन किया जाए, ठीक है। आपको ये इशू दे दिया जाए कि आर्मी में वुमेन को कमीशन किया जाए कि नहीं किया जाए, तो क्या आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि वुमेन का आर्मी में क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को, वुमेन को या इन जनरल वर्ल्ड को, ठीक है। प्लस वुमेन के आर्मी में से क्या नुकसान हो सकता है, उनको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनालाइजिंग इशू है, ये आपको है कि नहीं। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहेंगे तो कभी 90% ऑफ टाइम आपको बुक से पढ़े हुए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको रैंडम प्रॉब्लम्स आएंगे जो उस सोसाइटी के, उस रीजन के यूनिक हैं, जो वहाँ के लोग उससे गुजर रहे हैं, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको एनालाइज करना होना चाहिए, ठीक है। तो वो एनालिटिकल एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए एकदम अवेलेबल,
तभी आप इश्यूज को समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रियल टाइम में। इसीलिए ये एग्जाम में क्वालिटी चेक किया जाता है, ठीक है। देन टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है। ऐसा हो गया आपके सामने, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम बहुत ही कॉमन इशू है ये, आपको एनवायरमेंट और डेवलपमेंट में चॉइस करना है। अब जैसे उत्तराखंड में हम लोग 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है। उसके अलावा और भी ऐसे डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो इट्स अ डिसीजन, आपको एक डिसीजन लेना है कि कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है यहाँ पे, कि यहाँ पे डेवलपमेंट को प्रेफर करें कि एनवायरमेंट को बचाए। क्योंकि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक गोल है एज अ कंट्री, तो पहले हम पॉवर्टी को एड्रेस करें, कि पहले हम ये सोचें कि अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करें तो एनवायरमेंट गिरेगा, तो डेवलपमेंट करें ही ना, या किस तरह से करें, बिकॉज हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी है उससे डेवलप करें तो एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो देयर शुड बी बैलेंस। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग जो व्यूज़ है उनको हम समझ पाएँ, उनको व्यू को समझ पाएँ, उनका ऑब्जेक्टिव और डिमांड्स को समझ पाएँ, देन एक्शन लें। ये भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये मेंस एग्जाम टेस्ट करेगी। कैसे टेस्ट करेगी? आपको क्वेश्चन दे देगी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज वाले, उसमें से आपको बोली। अब देखिए मेंस एग्जाम में क्या होता है ना, जितना पढ़ाई करते हो ना आप यूपीएससी की तैयारी के टाइम, कोई भी एग्जाम के लिए यूपीएससी का, तो आपको लगता है कि हम पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर कर देंगे। आंसर तो आप फिर भी कर दोगे, बट इशू ये है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि सीधा सीधा आपको बोल दिया कि डियर एस्पिरेंट ये प्लीज ये 4 चीज लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको वहाँ पे ऑन स्पॉट बनाना पड़ेगा, लिखते लिखते मेंटल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे क्या पूछा गया है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसको एग्जैक्टली एड्रेस करना पड़ेगा इन द क्रिस्प एंड टाइम्ड मैनर इन द लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड, ठीक है ना। तो वो चैलेंजिंग है। इसलिए आपके अंदर ये स्किल बहुत फास्ट होनी चाहिए कि सोचिए आपको 20 क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 10 क्वेश्चन 150 वर्ड का, 10 क्वेश्चन 250 वर्ड का, ऐसे आपके पास 4 पेपर कम से कम है, ठीक है। उन 4 पेपर में आपको इतना आंसर लिखना है, तो उतने इशू आपको सोचने पड़ेंगे एग्जाम में। मैंने एक बच्चा यूपीएससी एग्जाम को देता है तो कम से कम वो 60 73 एंड 6 82 इश्यूज तो कम से कम सोच लेता हुआ एग्जाम देते देते, ठीक है ना। भले वो पहले सोचा हो कि नहीं सोचा हो, तो ये वाला बात मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जनरल स्टडीज पेपर। अब उसके बाद ऑप्शनल पेपर का बात करते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में बहुत सारे ऑप्शनल पेपर है। आप लैंग्वेज का ऑप्शनल पेपर ले सकते हो, कुछ कुछ लैंग्वेज पेपर भी ऑप्शनल होते हैं, उसका डिफरेंट सिलेबस होता है। लिटरेचर बेसिकली लैंग्वेज में लिटरेचर बोलूँगा मैं। उसके अलावा जैसे मैथ्स, मैनेजमेंट, कई जन साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मैथ्स मैंने बोल दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी हो सकता है। तो इस सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिए हुए, तो मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, उस पर ढूंढ के देख सकते हो ऑप्शनल पेपर का क्या क्या अलाउड है, उनके डिटेल्स सिलेबस दिए हैं। पर नो जान अपने इस कंटेक्स्ट में जानने के लिए क्या बात है कि जो ऑप्शनल पेपर होता है उसका 2 पेपर होता है, जिसको पेपर 6 और पेपर 7 बोलते हैं एग्जाम के एस्पेक्ट में, ठीक है। इन टोटल दोनों का मार्क्स, मैंने एक ऑप्शन सब पेपर आपने चॉइस किया, सपोज आपने मैथ चुन लिया, तो 500 पेपर का आपका मैथ्स होगा। 1750 नंबर जो रिटन एग्जाम का कंपोनेंट है, उसे 500 मार्क्स विल बी फॉर मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथ ऑप्शन लिया तो, ठीक है। तो जो 500 मार्क्स आपके हैं वो एक ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। पर अंडरस्टैंडिंग का बात यह है कि एक सब्जेक्ट आपने चुनना है, जो लिस्ट प्रोवाइड रहेगा आपको, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें ये समझना है आपको कि उसका लेवल कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बारे में, स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है। तो ब्रॉडली ऑनर्स डिग्री लेवल, जैसे आप ग्रेजुएट करते हो, आपने बीएससी किया होगा अगर आप मैथ्स लोगे तो, या बीटेक किया होगा, तो उसमें जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स लेवल पर जितना लेवल ऑफ स्टडी होता है ना, बीएससी ऑनर्स में जो सिलेबस है उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल का सिलेबस होगा। हायर देन बैचलर्स डिग्री एंड लोअर देन मास्टर्स डिग्री। अगर समझ लो बीएससी ऑनर्स जो किया है और जो एमएससी ऑनर्स करेगा उसके बीच का सिलेबस है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना है आपको, ये हर पेपर के लिए वैलिड, जैसे मैथ्स के लिए नहीं, अब एंथ्रोपोलॉजी भी लोगे उसके लिए भी ये वैलिड है। तो ग्रेजुएशन लेवल का लिटिल ऊपर और मास्टर लेवल का लिटिल नीचे, इस तरह का सिलेबस रहेगा, और 2 पेपर रहेंगे। आपको मैं नोटिफिकेशन मैंने लिंक में डाल दूंगा सिलेबस, आप चाहो तो देख सकते हो चॉइस करने के लिए ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं शायद एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो आपके रेफरेंस के लिए, कि कैसे ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करें। वो एक अलग ही चैलेंज लोग फेस करते हैं और काफ़ी वरीड हो जाते हैं। पर ये ऑप्शनल पेपर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरेस्ट के संग संग आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शनल पेपर को टाइम कैसे दे पाओगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बिग गेम, ठीक है। जैसे फॉर मी, मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, मुझे थोड़ा स्ट्रगल फील हुआ कि मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाया, मैंने सिलेबस सारे पढ़ लिए पर मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाया। तो उस वजह से मेरा एग्जाम जो मेंस एग्जाम था उसमें जीएस पेपर सारे अच्छे गए, ऑप्शनल में तो एवरेज गया, मेरा एक्सपेक्टेशन से तो कम अच्छा गया। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू प्रैक्टिस मैथ अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग इंटरेस्ट एंड सफिशिएंट नॉलेज इन द पेपर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, उस टाइम्ड एग्जाम में उतने क्वेश्चन को उतना परफेक्टली नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ये चैलेंज आपको फेस ना हो, तो इसके मैं बोल रहा हूँ कि लोग मेनली लोग बोलते हैं इंटरेस्ट और ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ लो, उसको आप चूज करो। तो ये दो तो फैक्टर है ही, प्लस उसके बाद पढ़ लो, प्लस उस राइट टाइम दे पाओ, ठीक है ना। पेपर को एक टाइम देना होता है, क्योंकि 5 सोचिए आपका 1750 नंबर में अप्रॉक्सीमेटली 500 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है। तो इक्विवेलेंट टू आप समझ लो 1/3 तो है ही, 1/3 से थोड़ा कम है, ठीक है, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा है। तो उस रेंज का इसका वेटेज है इस एग्जाम में, अप्रॉक्सीमेट 30% वेटेज है इस पेपर का।
तो उसको उतना वेटेज देना आपको प्रिपरेशन में भी, सीरियसली, ठीक है ना। और ये आपका रैंक भी डिसाइड करता है कई बार, क्योंकि जीएस में सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते हैं, तो ऑप्शनल पेपर में आप कितना बेटर करते हो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, लॉ लेवल सबके जो पेपर है बैचलर्स डिग्री के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पेपर का लेवल के बारे में जानकारी ऑप्शनल पेपर का, ठीक है। देन उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मेंस में बस इतना सा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेंस एग्जाम जो है उसमें जैसे हमने बताया कि 9 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ इस रेफरेंस स्लाइड पे। रिटन एग्जाम में 9 पेपर्स होते हैं। इंटरव्यू टेस्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 9 पेपर्स टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 1350 मार्क्स होते हैं। इसमें से 2 पेपर जो होते हैं क्वालिफाइड पेपर होता है, पेपर ए एंड पेपर बी, यानी कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास एसे के पेपर होता है, पेपर 1। फिर जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। देन ऑप्शनल्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 एंड पेपर 7। अगर ये आप समझ गए हैं तो आई होप मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। उसके अलावा जो एडिशनल जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका आपके रेफरेंस के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share with your friends who you feel are aspirants are struggling with such concepts. Okay, thank you.